हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज। ये आपका ग्रेड 8 की सोशल साइंस बुक जो नई आई है उसका 6th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स है। पहला है फाइंड आउट कितने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो है आपके स्टेट के हैं हर हाउस में पार्लियामेंट के। मतलब आपको ये बताना है कि आपके स्टेट के कितने रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों जो पार्लियामेंट के हाउसेस में हैं वो कितने हैं। तो अब आप जिस भी स्टेट में हैं वहां से आपको बताना होगा कि उस स्टेट के कितने हैं। यहां पर हमने एग्जाम्पल के लिए तेलंगाना लिया है। अब जैसे लोकसभा में जो कि हाउस ऑफ पीपल है, तेलंगाना के 17 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, और वही राज्यसभा जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, तेलंगाना के 7 मेंबर्स हैं जो हाउस है पार्लियामेंट का उसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन है कि इंडियन पार्लियामेंट को वॉइस ऑफ द पीपल कौन बनाता है, या इंडियन पार्लियामेंट वॉइस ऑफ द पीपल कैसे बनती है, कैसे वो इंश्योर करती है कि अलग अलग ओपिनियंस जो हैं वो सुनी जाए। तो इंडियन पार्लियामेंट वॉइस ऑफ द पीपल इसलिए कहलाता है क्योंकि ये जो है उन प्रतिनिधियों का बना हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव्स का बना हुआ है जिसको कि इंडियन सिटीजन्स चुनते हैं। यही मेंबर्स वहां बोलते हैं, बहस करते हैं और कानून बनाते हैं उन लोगों के बिहाफ पर जिन्होंने उनके लिए वोट किया है। पार्लियामेंट जो है ये इंश्योर करता है कि अलग अलग ओपिनियंस जो है वो सुनी जाए, क्योंकि इनके पास 2 हाउसेस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, जहां सारे के सारे जो मेंबर्स हैं अलग अलग हिस्सों से कंट्री के, वो नेशनल इश्यूज जो होते हैं उनके ऊपर बहस करते हैं। जितने भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं उनको अलाउ किया जाता है कि वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर पाएं, और अगर सहमत नहीं है तो उसको भी रिस्पेक्टफुली बता पाएं। डिबेट्स होती हैं, क्वेश्चन आवर्स होते हैं, जहां मेंबर्स जो है गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठा सकते हैं और कुछ चेंजेस अगर जरूरी हो तो उसके लिए सजेशंस दे सकते हैं। इस तरह से पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है सारे सेक्शन सोसाइटी के और मेक श्योर करता है कि हर एक की जो वॉइस है वो मायने रखती है इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर। थर्ड क्वेश्चन है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल बनाया है लेजिस्लेचर के लिए। तो इसका आंसर है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल बनाया है लेजिस्लेचर के लिए, ताकि गवर्नमेंट जो है वो अपने पावर का मिसयूज ना कर सके। अब क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है उसमें कौन आते हैं, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स, इनको चुना गया है लेजिस्लेचर पार्लियामेंट से, तो इनको जो है जवाब देना होगा उन सारे मेंबर्स को अपने एक्शंस और डिसीजंस के लिए। ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी, यानी गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना होगा और जस्टिफाई करना होगा उसने जो भी किया है, जो भी काम करे। ट्रांसपेरेंसी, कि पार्लियामेंट जो है वो क्वेश्चन कर सकता है गवर्नमेंट के ऊपर डिबेट्स और क्वेश्चन आवर के दौरान, कि मतलब आपने जो भी काम किया है उसके ऊपर, आपके काम के ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं, बहस हो सकती है। तीसरा है कंट्रोल ऑफ द पीपल, क्योंकि जो मेंबर्स है पार्लियामेंट के वो सिटीजन्स द्वारा ही चुने गए हैं। तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए, ताकि ये चीज में श्योर करी जा सके कि वो लोगों के लिए काम कर रहा है और कानून के अंतर्गत काम कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने एक ऐसा सिस्टम चुना है जो कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर का है यूनियन लेवल पे। अब इंडिया के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है यूनियन लेवल पे। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। अब क्वेश्चन जो है कि हमने ये सिस्टम क्यों चुना, वो इसलिए चुना क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी और डाइवर्स कंट्री है जहां पर बहुत सारे स्टेट्स और लोग हैं। लोकसभा रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया को, यानी पॉपुलेशन के आधार पर। राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को इंडिया के, जिसमें हर स्टेट को एक आवाज दी जाती है नेशनल डिसीजंस जो है उनके लिए। तो 2 हाउसेस जो है वो मदद करते हैं लॉ को जो बनाने में बहुत ही ध्यानपूर्वक, क्योंकि दोनों ही हाउसेस डिस्कस करते हैं, रिव्यू करते हैं बिल्स को इससे पहले कि वो कानून बने। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर या सिस्टम जो होता है ये इंश्योर करता है कि बहुत फेयर रिप्रेजेंटेशन हो, बैलेंस बना रहे और ज्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग हो पाए पूरी कंट्री के लिए। 5th क्वेश्चन है
आपको अभी कोई एक रीसेंट बिल पास हुआ हो पार्लियामेंट के द्वारा, उसकी जर्नी का एक पूरा ट्रैक बताना है। ये एक एक्टिविटी है। आपको ये बताना है किस हाउस में उसे इंट्रोड्यूस किया गया, क्या उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा बहस या असहमति हुई, कितना समय लगा उस बिल को लॉ बनने में। तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर आर्काइव्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, लोकसभा डिबेट्स या अपने टीचर की मदद ले सकते हैं। हम यहाँ पर आपको ऑनलाइन गेमिंग बिल जो है उसका एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। जो प्रमोशन और रेगुलेशन हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल का 2025 का, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, जो कि लोअर हाउस है। ये किया गया 20 अगस्त 2025 को। इसको यूनियन मिनिस्टर जो कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया। जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, उनके द्वारा ये रखा गया। बिल का जो भी टेक्स्ट जैसे कि पास हुआ लोकसभा में, वो अवेलेबल है पार्लियामेंट साइट पर, जो हमारी संसद की साइट है। एक क्वेश्चन है कि क्या उस पर बहस हुई, असहमति हुई? हाँ, जो ऑपोजिशन लीडर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस उठाए जब ये बिल लाया गया। बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स जो है वो ये बताती हैं कि बहुत ज्यादा गर्मा गर्म बहस हुई हाउस के अंदर। इंडस्ट्री ग्रुप्स जो थे उन्होंने गवर्नमेंट को वार्न किया कि अगर आप ब्लैंकेट बैन मीन्स कंप्लीटली बैन कर देंगे इस मनी बेस्ड गेम्स पे, तो उससे बहुत लोग जो काम कर रहे हैं उनकी जॉब्स पे असर आएगा, वो चली जाएंगी। और जो छोटी छोटी कंपनियां स्टार्टअप्स खोल के चला रही हैं इन्हें, वो सब जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगी। इस बिल के सहमति प्रेसिडेंट की मिलने के बाद तक कानून बनने तक इसको लगभग 2 से 3 दिन लग गए। 6th क्वेश्चन पूरी तरह से एक एक्टिविटी है। इसमें आपको अभी जो रिसेंट लॉ पास की गई पार्लियामेंट के द्वारा, उसके बारे में बताना है। आपको क्या करना है, एक रोल प्ले दिखाना है इसमें, जिसमें आप अपने जो क्लास है उसको 2 टीम्स में डिवाइड करिए, जो कि अलग अलग पार्ट्स जो हैं प्रोसेस के उसको बताएंगे। एमपीज बनकर डिबेट करेंगे लोकसभा और राज्यसभा में। मिनिस्टर्स आंसर्स देंगे क्वेश्चंस के, प्रेसिडेंट अपनी सहमति देंगे। तो एक आपको शॉर्ट स्किट बतानी है कि कैसे बिल जो है वो लॉ बनता है, एक मॉडल पार्लियामेंट के तौर पे इनेक्ट करके। तो यहाँ हमने इसी बिल का एक एग्जाम्पल सेट किया है। पहले तो आपकी टीम्स बनने के बाद रोल जो आप असाइन करेंगे, एक होंगे स्पीकर लोकसभा के, जो कि कंट्रोल करेंगे डिबेट को और ऑर्डर मेंटेन करेंगे। दूसरे होंगे मिनिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के, जो कि बिल को लाएंगे और जवाब देंगे। एमपीज होंगे रूलिंग पार्टी के, बिल को सपोर्ट करते हुए। एमपीज होंगे ऑपोजिशन पार्टी के, जो क्वेश्चन करेंगे और क्रिटिसाइज करेंगे बिल को। राज्यसभा के चेयरपर्सन, जो कि डिबेट को लीड करेंगे अपर हाउस में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनल एक्शन देने के लिए, अपनी अप्रूवल देने के लिए। और रिपोर्टर और नरेटर, जो बताएंगे कि हर स्टेज पर क्या हो रहा है। तो ये तो आपको लोग चाहिए उस स्किट को परफॉर्म करने के लिए। अब पहला सीन क्या है, इंट्रोडक्शन देना है बिल का लोकसभा के अंदर। नैरेटर कहते हैं कि जो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हैं, वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लोकसभा में। मिनिस्टर कहते हैं कि ऑनरेबल स्पीकर, इस बिल का जो मेन एम है वो प्रोटेक्ट करना है प्राइवेसी हर इंडियन सिटीजन की डिजिटल वर्ल्ड में। तो रूलिंग एमपीज जो होते हैं वो कहते हैं हम सपोर्ट करते हैं इस बिल का, क्योंकि ये हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ रखेगा। ऑपोजिशन एमपी कहते हैं कि इसका क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा ही इसका मिसयूज किया जाए, हमें इसके लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स चाहिए। तो स्पीकर कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर, पहले मिनिस्टर को रिप्लाई तो करने दो। मिनिस्टर कहते हैं कि सेफगार्ड्स जो है पूरी तरह इंश्योर किए जाएंगे, उसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स और पेनल्टीज लगाई जाएंगी। फिर सीन 2 आता है, जिसमें राज्यसभा में डिबेट होती है। नरेटर जो है वो कहते हैं कि अब बिल जो है राज्यसभा में गया फर्दर डिस्कशन के लिए। चेयरपर्सन कहते हैं कि मेंबर्स आप अपने अपने व्यूज शेयर करें। तो राज्यसभा के एमपीज जो होते हैं उनकी डिबेट जारी रहती है अलग अलग ओपिनियंस के साथ। कुछ डिजिटल सेफ्टी को सपोर्ट करते हैं, कुछ वार्न करते हैं उसके प्राइवेसी रिस्क को लेकर। चेयरपर्सन कहते हैं फाइनली बिल जो है पास होता है राज्यसभा से भी। अब सीन 3 आता है, जिसमें प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए। तो नैरेटर कहते हैं कि बिल जो है वो दोनों हाउसेज ने पास कर दिया है, अब वो प्रेसिडेंट को भेजा गया है। प्रेसिडेंट भी बिल को रिव्यू करने के बाद अपनी सहमति दे देते हैं। तो बिल जो है अब वो एक कानून बन गया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो कंक्लूजन क्या निकला, जो नैरेटर है या सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि इस तरीके से बिल जो है
वो लॉ बनता है इंडिया के अंदर, डिस्कशन, डिबेट और डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग के माध्यम से पार्लियामेंट के अंदर। तो एक छोटी सी स्किट है, ये एक्टिविटी है, आप चाहें तो किसी और बिल के लिए भी इस तरह से बना सकते हैं। 7th क्वेश्चन है कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 इसको पास किया गया बहुत वाइड सपोर्ट से, तो इसको कर लेने में 25 साल क्यों लग गए इस बिल को पास होने में, जबकि इसके ऊपर इतने लंबे समय से डिस्कशन हो रहा था। आंसर यह है कि जो विमेन रिजर्वेशन बिल 2023 था उसमें 33% सीट्स जो है पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में विमेन को दी जा रही थी। कहने को इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था 1990 से, लेकिन 25 साल लग गए इसको पास होने में, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला था पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी सहमत नहीं हो पा रही थी कि रिजर्वेशन किस तरीके से लागू किया जाए, खास तौर से उसमें विमेन जो है इंक्लूड करी जाए, कहाँ से, शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से और ओबीसी से सेपरेटली कैसे उनको जो है इसमें इंक्लूड किया जाए। दूसरा था सीट्स खोने का डर। कुछ मेल पॉलिटिशियंस जो है इस बात से चिंतित थे कि जो रिजर्वेशन वुमेन का हो जाएगा तो उनके जो चांसेस हैं इलेक्शन को कंटेस्ट करने के वो कम हो जाएंगे। लैक ऑफ प्रायोरिटी, कहने को बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को सपोर्ट तो कर रहे थे, पर एक्चुअल में कोई भी सीरियसली जो है पार्लियामेंट में इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा था। नीड फॉर कंसेंसस, कि ऐसे इंपॉर्टेंट चेंज जो किसमें कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बहुत ज़्यादा सहमति की ज़रूरत होती है पार्टीज के बीच में, इसी वजह से इसके लिए बहुत समय लग गया। भाई इतना बड़ा जो है एक चेंज हो रहा है तो उसके में सबकी सहमति ज़रूरी है। फाइनली 2023 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और पब्लिक सपोर्ट के कारण ये जो है बिल पास हुआ, जिसमें अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला दोनों हाउसेस का, और फाइनली ये जो है बिल पास हो गया। 8th क्वेश्चन है, कई बार ऐसा होता है कि पार्लियामेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और कई दिनों तक फंक्शन नहीं कर पाती है जिसको उसको करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है इसका क्या असर पड़ता है क्वालिटी जो लॉ की है उसके ऊपर या लोगों के भरोसे के ऊपर जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां भेजा है? इसका आंसर यह है कि जब पार्लियामेंट को डिस्टर्ब किया जाता है, वो फंक्शन नहीं करती है प्रॉपरली, तो इससे जो लॉ मेकिंग और जो लोगों का ट्रस्ट है दोनों पर असर पड़ता है लीडर्स के लिए को लेकर। अब इसका पहला रीजन क्या है? पुअर क्वालिटी लॉज की। अगर डिबेट और डिस्कशन नहीं होंगे तो लॉ जो है बिना फुल एग्जामिनेशन या डिबेट के पास होगी। इससे क्या होता है, मिस्टेक्स हो सकती हैं, अनफेयर रूल्स बन सकते हैं, क्योंकि अलग अलग ओपिनियंस जो हैं वो सुनी ही नहीं गई। दूसरा है टाइम और मनी दोनों वेस्ट होता है। हर दिन पार्लियामेंट का कॉस्ट करता है बहुत सारा पब्लिक मनी। जब सेशंस वेस्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा शोर के कारण, वॉकआउट के कारण, तो जो इम्पोर्टेंट नेशनल वर्क है वो डिले हो जाता है। तीसरा होता है लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। जो लोग हैं वो अपने जो है मेंबर्स पार्लियामेंट के उनको इसलिए चुनते हैं ताकि वो उनके लिए बोलें और काम करें। जब एमपीज जो है आर्ग्यू करते हैं, सिर्फ बाधित करते हैं, तो सिटीजन का जो उनके अंदर भरोसा है या डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो भी जो है खत्म हो जाता है। वीकर डेमोक्रेसी, हेल्दी डिबेट और कोऑपरेशन जो है ये साइन है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के। लगातार बार बार अगर आप बाधित करेंगे तो उससे पार्लियामेंट जो है वो कम इफेक्टिव और कम रिस्पेक्टेड रह जाती है। आपको जो है एक एक्टिविटी दी गई है क्वेश्चन नंबर 9 में। आपको इंटरेस्ट ग्रुप क्रिएट करने हैं स्टूडेंट्स के बीच में और उनसे क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हो किसी भी पॉलिसी से, जो आप अपने एमपी या एमएलए से पूछना चाहें, उनकी लिस्ट बनानी है। कैसे ये क्वेश्चंस जो है डिफरेंट होंगे अगर ये एमपी से पूछे जाए बजाय एमएलए के, या एमएलए से पूछे जाए एमपी के। तो सबसे पहला स्टेप है आप इंटरेस्ट ग्रुप बनाइए। उसके लिए क्लास को छोटी छोटी टीम्स में डिवाइड कर दीजिए अलग अलग इश्यूज या एरिया ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर। हर ग्रुप जो है एक टॉपिक चुनेगा जो कि लोगों पर असर डालता है आपके एरिया के अंदर या पूरी कंट्री में। अब एग्जाम्पल के लिए आप एजुकेशन ग्रुप ले सकते हैं, हेल्थ एंड सैनिटेशन ग्रुप ले सकते हैं, एनवायरमेंट एंड क्लीनलीनेस ग्रुप हो सकता है, ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी ग्रुप हो सकता है, विमेन इन यूथ एम्पावरमेंट ग्रुप। तो इस तरीके से आप ग्रुप्स बना सकते हैं। फिर दूसरा स्टेप आता है, हर ग्रुप जो है वो क्वेश्चन प्रिपेयर करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एजुकेशन ग्रुप जो है एमएलए के लिए उसने
क्वेश्चन तैयार किया कि क्यों कुछ स्कूल जो हमारे एरिया में है वहाँ टीचर्स की कमी है। क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है ज़्यादा स्कॉलरशिप दे सकती है गरीब स्टूडेंट्स को। इसी तरीके से एमपी के लिए नेशनल लेवल पे आप कर सकते हैं कि क्या किया जा रहा है ऑनलाइन एजुकेशन जो ऑल ओवर इंडिया है उसको इम्प्रूव करने के लिए। कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट्स को हेल्प कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट क्लासरूम्स बनाने के लिए। दूसरा इस तरह से आप ले सकते हैं एनवायरनमेंट ग्रुप। एमएलए के लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई कौन से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं इलीगल जो डंपिंग हो रही है या लोकल रिवर में पार्क में उसको रोकने का। दूसरा एमपी के लिए कर सकते हैं कौन सी नेशनल लॉज या फंड्स जो है यूज किए जाते हैं एयर पॉल्यूशन या क्लाइमेट चेंज के लिए। थर्ड आप बना सकते हैं हेल्थ ग्रुप। एमएलए के लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या हमारा जो पास का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसमें ज़्यादा डॉक्टर्स और मेडिसिन कब तक मिलेंगे। एमपी के लिए कह सकते हैं कैसे पार्लियामेंट इंश्योर करता है कि एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिले सारे सिटीजन्स को नेशनल स्कीम्स के थ्रू। तो ये एक तरह से आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। फिर आपका स्टेप 3 होगा कि अब आप डिफरेंस समझें। एक आपने क्वेश्चन पूछे हैं एमपी से, दूसरे आपने एमएलए से। तो इसका जो लेवल है अगर एमपी से पूछेंगे तो वो नेशनल लेवल का होगा पूरी कंट्री के लिए, एमएलए से स्टेट आपके पर्टिकुलर स्टेट के लिए। हाउस में ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जाएगा, वहां पर एमएलए से होगा तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। मेन फोकस इसका किसके होगा अगर एमपी से होता है तो नेशनल लॉज पॉलिसी और बजट से संबंधित, एमएलए से होगा तो लोकल इश्यूज स्कूल्स हॉस्पिटल्स रोड से संबंधित होगा। तो एग्जाम्पल के लिए जो टॉपिक्स है उसमें आप जैसे अगर एमपी से हो तो डिफेंस फॉरेन पॉलिसी नेशनल एजुकेशनल लॉ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं। एमएलए से हो तो वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी हेल्थ सेंटर्स इन तरीके के क्वेश्चंस को ले सकते हैं। फिर आता है स्टेप 4 क्लास प्रेजेंटेशन। हर ग्रुप जो है वो अपने इश्यू है उनको इंट्रोड्यूस कर सकता है, 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, एक एमपी से एक एमएलए से, और ये भी बता सकता है कि क्यों ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिटीजन से ताल्लुक रखते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है ये हेल्प करती है स्टूडेंट्स को समझने में कैसे गवर्नमेंट काम करती है 2 लेवल्स पर। एमपी नेशनल पॉलिसीज बनाते हैं, एमएलए लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं लोगों की आवाज इंडियन डेमोक्रेसी में। 10th क्वेश्चन है जुडिशरी जो है वो क्या रोल प्ले करती है इंडियन डेमोक्रेसी में। क्या होगा अगर हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी ना हो। तो रोल जो जुडिशरी का है पहले उसको देख ले कि जुडिशरी जो है वो ब्रांच है गवर्नमेंट की जो लॉज को जो बनती है उनकी व्याख्या करती है और इंश्योर करती है कि जस्टिस मिले सबको। इंडियन डेमोक्रेसी में ये प्रोटेक्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को और मेक श्योर करती है कि हर कोई जो है लॉ को फॉलो करे। जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं सिटीजन्स के बीच में, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में, उनको सेटल करती है। लोगों की जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो पीआईएल होती है उनको सुनती है। गार्जियन की तरह एक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स के, इंश्योर करती है कि हर एक के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो। अगर हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होती तो जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हैं वो मिसयूज कर सकते थे पावर का, अनफेयर लॉज बना सकते, सिटीजन्स की जो राइट्स हैं उनको वायलेट किया जा सकता था बिना किसी इसके कि कोई उनको प्रोटेक्ट कर पाएगा, ना कोई फेयर जस्टिस होती और लोगों का जो ट्रस्ट है डेमोक्रेसी में वो खत्म हो जाता। तो जुडिशरी जो है वो चेक रखती है जो और ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, इंश्योर करती है कि जस्टिस फेयरनेस और प्रोटेक्शन रहे राइट्स का। बिना इंडिपेंडेंट जुडिशरी के डेमोक्रेसी कमजोर हो जाएगी और लोगों को जो फ्रीडम है वो रिस्क पे आ जाएगा। तो ये थे आपके चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, लाइक एंड कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर।